हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और उसी बीच में दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 9 चल रहा था। और कौन सा टॉपिक था? नाभिक के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर नाभिक के बारे में बेसिक जानकारी और द्रव्यमान स्थिति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में, उसके बाद में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है उस तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2 टॉपिक रहे थे। एक था नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक था न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। तो हम बात करने जा रहे हैं अब नाभिकीय विखंडन के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज का आप टॉपिक डालेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, पेन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, ज़्यादा छोटा है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन का मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। विखंडन का मतलब है कि आपके पास में यहाँ कोई एक परमाणु दिया गया होगा और उस परमाणु को जो है आप विखंडित करेंगे, उसको छोटे छोटे अलग अलग परमाणुओं में आप बांटेंगे। अब वो बांटने के लिए आप हो सकता है कभी उसका विखंडन कर रहे हो तो अल्फा से हो रहा हो, कभी बीटा से करेंगे, कभी गामा से करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो आपका नाभिकीय विखंडन है इसके बारे में कहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति वगैरह होती है। तो देखिए दोस्तों, 1932 की बात है, जब न्यूट्रॉन के खोज के कुछ वर्ष के बाद में ही फर्मी नामक एक वैज्ञानिक ने कई तत्वों से जो है न्यूट्रॉनों की बम वर्षा करके कुछ नवीन रेडियो एक्टिव तत्व उत्पत्ति करना पाया, या उस टाइप का जब इन्होंने प्रयोग करा तो उन्हें मिला कि जो है आपके रेडियो एक्टिव तत्व जो है वहाँ पर क्या हो रहे हैं, उत्पत्त कर रहे हैं। तो उस टाइम पे फिर फर्मी ने क्या करा कि उसको देखते हुए कहा कि फर्मी जो है वो न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण नाभिक की सतह पर पहुँचने पर किसी गुरुत्व जो है आपका कूलम प्रतिकर्षण बल जो होता है, कूलम का नियम जो आपको पता है 2 चार्जेस के बीच लगता है, तो फर्मी कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन है, उसकी वजह से नाभिक की सतह पर जैसे ही पहुंचता है तो पहुंचने पर किसी कूलम प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करते हैं। अतः जो हमारी मंदगति से जो न्यूट्रॉन जा रहे हैं वो भी भारी नाभिकों में प्रवेश कर इनके न्यूक्लियनों से अंतःक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों समझ में आई बात क्या थी कि जब 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसके बाद में ही फर्मी नामक वैज्ञानिक ने क्या करा, कई अलग अलग प्रकार के तत्व लिए और उसके ऊपर न्यूट्रॉनों की वर्षा करी। तो इसने देखा कि कई जो है रेडियो एक्टिव तत्वों की फिर जो है उत्पत्ति हो रही है। तो फर्मी ने इसका क्या रीजन बताया? तो फर्मी ने कहा कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है और उदासीन होने के कारण जैसे ही नाभिक की सतह पर पहुंचता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई कूलम प्रतिकर्षण बल का जो है अनुभव नहीं करता है, और जो आपका बिल्कुल मंद गति से न्यूट्रॉन आ रहा है वो भी भारी नाभिकों के अंदर प्रवेश करके उनके न्यूक्लियनों से जो है अंतःक्रिया कर सकता है। समझ में आई बात? क्लियर है? फिर देखो अब ऐसा कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए प्रभावी और हमारे लिए क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। अब बात आती है 1939 के अंदर। मैं ये सब चीज़ें कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा। 1939 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जर्मन के एक वैज्ञानिक है ऑटो हान और एक आपके हैं फिट्ज़स्ट्रॉसमैन। उन्होंने यूरेनियम के ऊपर क्या करा, तापीय न्यूट्रॉनों की बौछार कर दी। सर ये तापीय न्यूट्रॉन क्या है? तो तापीय न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन हैं जो कक्ष के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव्य के साथ में क्या करते हैं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऐसे न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं, यानी कि ऐसे न्यूट्रॉन जो आपका रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर के साथ में कैसे होते हैं, आपके
जो है तापीय साम्य में होते हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। तो दोस्तों जब तापीय न्यूट्रॉनों की बौछार करी तो उन्होंने पाया कि कई नवीन प्रकार के जो है रेडियो एक्टिव तत्व में से एक ऐसा तत्व डेवलप होता है जिसके रासायनिक गुण बेरिलियम के जैसे थे, लेकिन उस टाइम पे ये पता नहीं था कि ये बेरियम है, बेरिलियम नहीं बेरियम। उस टाइम पे ये पता नहीं था कि ये बेरियम है या ये क्या है। इसकी पुष्टि तो जो है बाद में आते हुए फिर जो है की जाती है। स्ट्रॉसमैन ने फिर इसको जो है बाद में समझाया था कि जिसका आपका Z56 है उससे जो है हम क्या कह सकते हैं, बेरियम कह सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। तो देखो इसमें से क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1932 के अंदर, ठीक है, ये लिख लो। न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है दोस्तों 1932 में खोज हुई। उसके बाद में फर्मी ने जो भी है रेडियोएक्टिव तत्वों के ऊपर अपने न्यूट्रॉनों की वर्षा वगैरह करवाई, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है तापीय न्यूट्रॉन। तो तापीय न्यूट्रॉन क्या है, तो ऐसे न्यूट्रॉन है जो कक्ष ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव्य मैटर के साथ तापीय साम्य में होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया तापीय न्यूट्रॉन। अब 1939 के अंदर जो है इन्होंने फिर यूरेनियम के ऊपर बौछार वगैरह करवाई, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे अभी वो कोई काम का है नहीं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है दोस्तों, बेसिकली कि आपका जो भी नाभिक है उस नाभिक का जो है विखंडन हो जाना, दो नाभिकों के अंदर टूट जाने को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था आपके लीज मैटर, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नाभिकीय, एक सेकेंड, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जो है दोस्तों आपके, ये इसका बारे में जानकारी जो दी थी वो एक तो दी थी लीज मैटनर, कौन, लीज मैटनर, तथा ऑटो फ्रीज। ठीक है, इन दोनों ने जो है आपके इसको प्रस्तुत करा था। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि आपके एक नाभिक का ऊर्जा मुक्त करने के साथ में, एक नाभिक का ऊर्जा मुक्त करने के साथ साथ ऊर्जा मुक्त करने के साथ साथ दो नाभिकों में टूटने का प्रक्रम। ठीक है,
समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि लीज मेटनर और ऑटो फ्रिज ने ये बाद में समझाया कि आपका एक कोई भी आप जो है नाभिक ले लीजिए, चाहे यूरेनियम का लें आप एग्जाम्पल के लिए, और फिर उसके ऊपर तापीय न्यूट्रॉनों का जो है आप बौछार करवाइए, तो वो नाभिक जो है यूरेनियम का वो तापीय न्यूट्रॉनों को जैसे ही अवशोषित करेगा, अतिशोषण करेगा, अवशोषण करेगा, उसके साथ में फिर ये क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करते हुए, ऊर्जा मुक्त करने के साथ साथ ये दो नाभिकों में टूट जाएगा और उसमें से फिर जो है आपका अलग अलग प्रकार के जो है कुछ भी बन सकते हैं, जैसे बेरिलियम क्रिप्टॉन बन सकता है, जिनोन स्ट्रोंशियम, 2 भागों में 3 भागों में ये टूट सकता है। तो ये जो टूटने का प्रक्रम है, इस प्रक्रम को जो है नाभिकीय विखंडन इन्होंने कहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो नाभिकीय विखंडन में दोस्तों आपके अलग अलग नाभिक तो बनेंगे ही, साथ में आपकी ऊर्जा भी मुक्त होगी और इनके साथ में न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ जो उत्पाद बनेंगे वो उत्पाद नाभिक के अद्वितीय नहीं होते हैं, वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन ही होंगे, जरूरी नहीं है, जिनोन और स्ट्रोंशियम भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बन सकते हैं। तो जो आपको एग्जाम में दे रखे हैं वो बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से ही अब सब चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि 235 यूरेनियम और इसका परमाणु क्रमांक है 92, इसके साथ में हमने ये एक तापीय न्यूट्रॉन भेजा। तो पहले ये क्या करेगा, इसको अवशोषित करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 236 यूरेनियम 92। ये ऐड कैसे हुआ, तो ऊपर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे नीचे वाला द्रव्यमान के साथ ऐड होगा और परमाणु क्रमांक के साथ 92 + 0 92 और 235 + 1 236। अब ये क्या होगा, टूटेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 144 बेरियम 56। तो जो दूसरा नाभिक बनेगा वो 144 = 256 में से घटा दीजिए, जो बचेगा वो बचा सपोज करिए 90 क्रिप्टॉन, एक और प्रोडक्ट बन गया जिसका परमाणु क्रमांक है 36, और फिर इसके साथ में 2 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यानी कि ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो 290 और 144 होता है 236 और 92 है तो इधर हो जाएगा 56, इधर हो जाएगा 36, ऐड करेंगे 92 आ जाएगा। दूसरा और भी प्रोडक्ट बन सकता था, क्या यही ज़रूरी है बेरियम और क्रिप्टॉन बने? नहीं, हो सकता है ये बन जाए 140 जिनोन और ये 54 प्लस आपका बन जाए 94 स्ट्रोंशियम और 38 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ही हो सकता है कि ये 148 La लैंथेनाइड 57 प्लस 85 ब्रोमीन और 35 और प्लस में हो जाएंगे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस। ऐसे ही हो सकता है कि 144 यानी बेरियम तो बने, लेकिन बेरियम के साथ में क्रिप्टॉन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो जाए? क्रिप्टॉन प्रोड्यूस हो जाए, 89 वाला क्रिप्टॉन, और इधर 36 प्लस में आ जाएगा 310 यानी कि 3 न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद है वो आप बना सकते हैं। ऐसा कोई भी इसमें से जो रिएक्शन है वो सभी वैलिड है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सर ये रिएक्शन हमारे क्या काम की? ये हमारे ये काम की है कि हमें यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे बने वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कहते हैं हम एल्फा से होता है, एक तो क्या होता है एल्फा से यानी एल्फा डीके, एक होता है बीटा से। इन दो के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिखाया कि यूरेनियम से आप देखो स्ट्रोंशियम बना सकते हो, लैंथेनाइड बना सकते हो, बेरियम बना सकते हो, क्रिप्टॉन बना सकते हो, जिनोन बना सकते हो। तो ये कैसे बने हैं तो वो आपको जो है एक सपोज करो यूरेनियम दे दिया,
फिर उसने कहा कि 2 अल्फा डीके करवाओ और एक बीटा डीके करवाओ, लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको अल्फा और बीटा डीके जो है वो करवाने आने चाहिए। तो मैं आप लोगों को वही सिखाने जा रहा हूँ कि अल्फा डीके बीटा डीके जो है या इनका क्षय जो है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे इधर अल्फा क्षय। तो अल्फा क्षय का मतलब होता है कि आपके पास में सपोज करिए कोई परमाणु है, ए परमाणु क्रमांक है उसका, एक्स उसका प्रतीक हो जाएगा, जेड उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो इसका जब अल्फा डीके होगा तो आपके बचेगा क्या, A-4, नया प्रोडक्ट क्या बनेगा A-4 और Z-2। ठीक है, एक सेकेंड, A-4 Z-2 प्लस में आ जाएगा 4 हीलियम 2। समझ में आ गई बात। तो आपको अगर किसी भी परमाणु में से कहा जाए कि इसका आप अल्फा क्षय करिए 1 बार या अल्फा क्षय करिए 2 बार, तो आपको क्षय करना आना चाहिए। जैसे देखिए इसका अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आप लिखेंगे जैसे आपने लिया यूरेनियम 238, यूरेनियम 92, इसमें से आपने करवाया अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, 4 कम करो यानी 234, नया जो भी हो 234 थोरियम, और 92 में से 2 गए तो 90। तो हमें पता है कि 90 नंबर पर परमाणु क्रमांक जो है वो कौन से एटम का है, तो वो है थोरियम का। तो हमने लिख दिया 234 थोरियम 90, और इसके साथ में जो हमने कम करा यहाँ पर 4 कम कर दिया तो ये 4, और हीलियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 4, और यहाँ पर कितना कम करा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हुआ आपका अल्फा डीके। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका पहले जो द्रव्यमान की ऊर्जा थी वो और क्षय होने के बाद में जो टोटल द्रव्यमान ऊर्जा होती है, उन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर को क्या कहा जाता है, तो उस अंतर को कहा जाता है विघटन ऊर्जा, या हम कह सकते हैं कि उसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और Q और इसको क्या कहते हैं हम, विघटन ऊर्जा। तो आप यहाँ लिख लें विघटन ऊर्जा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए जो आपका क्या बना था, एक तो x, एक y और एक ये अल्फा का द्रव्यमान। तो आप इधर लिखेंगे mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू c²। ठीक है, तो विघटन ऊर्जा आपको निकालने को कही जाए तो आप क्या करोगे, देखो 238, 234 और 4 इंटू c², इनका द्रव्यमान आप लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो इसके नाभिक का द्रव्यमान आपको पता ही है भाई, mx का द्रव्यमान, फिर आप क्या करेंगे my का लिखेंगे, फिर अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो लिखेंगे, और फिर जब आप जो है आपके क्या निकाल लेंगे, q निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों आप लोगों के क्या, अरे ये क्या था आपके, बताइए जल्दी से, ये था आपके नाभिकीय विखंडन के बारे में नॉलेज। क्या था ये, नाभिकीय विखंडन के बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को और क्या बताना है दोस्तों, तो ये तो था अल्फा वाला, अब बाकी रहा है बीटा से। तो बीटा से के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आप लिखेंगे बीटा से, यानी कि बीटा डीके के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बीटा डीके में क्या होता है कि AXZ परमाणु है, उसमें क्या हो जाएगा चेंज, तो उसमें हो जाएगा AY, और Z में जो है एक +1 हो जाता है, और प्लस आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और प्लस आ जाएगा पोजिस्टोन। तो इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे इसका एग्जाम्पल दें तो देखो, जैसे आपने लिया 234 थोरियम 90, इससे ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा 234, और थोरियम के बाद में आता है पैलेडियम, और इधर आ जाएगा 91। फिर प्लस में जो है एज इट इज आप लिख देंगे वापस। ये लो, समझ में आई बात? क्लियर है आपके? तो ये है आपका बीटा डीके। क्या कहते हैं इसको? बीटा डीके कहा जाता है। समझ में आ गई है ना बात? क्लियर है ना आप सभी लोगों के लिए? अरे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना प्रॉब्लम? नाइस। तो ये है आपका क्या दोस्तों? अरे ये क्या है आपका बीटा डीके। लेकिन बीटा डीके जो है वो दो टाइप के होते हैं। बीटा डीके कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव बीटा डीके, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके। तो जो हमने निकाला ये बीटा डीके कौन सा वाला है? नेगेटिव बीटा डीके है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव बीटा डीके की, यानी पॉजिटिव बीटा से। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे वापस से? कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। वही देखो, ए एक्स है, ये इधर जेड आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या? तो ए वाई और जेड -1 प्लस 0 पोजिस्टोन, इसको कह देंगे पॉजिटिव है तो, और इधर आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? बस अब इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे हमने लिया सोडियम का, तो ये लो, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये 23 आएगा भाई, तो ये 23, अब ये 23 का 23 ही रहेगा सोडियम, और सोडियम नहीं आएगा, अब तो 10 आएगा। तो 10 वाले का जो है आप लिख देंगे, तो 10 वाला कौन सा होता है? नियॉन। ठीक है, और ये 11 नहीं होकर के अब हो जाएगा 10 प्लस वो का वही पोजिस्ट्रॉन एक लिख देंगे हम, और प्लस में न्यूट्रिनो लिख देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ठीक है, तो ये हमारी हो गई रिएक्शन। तो अल्फा डीके बीटा डीके क्या है वो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक होता है पॉजिटिव डीके, पॉजिटिव बीटा डीके, एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डीके आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको क्या करना है? कोई भी परमाणु दिया जाए, उसको चेंज करने का बोला जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। किसी प्रकार की अब जो है आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इसको आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ तक की बातें नोट डाउन कर ली होगी, और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मैंने यहाँ पीछे बताया था अभी कि विखंडन ऊर्जा जो होती है ये क्या होती है? mx - my - m अल्फा। ऐसे ही हम इसी चीज़ को दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि ये एक जो है विमुक्त ऊर्जा होती है। और विमुक्त ऊर्जा या Q क्या होता है? तो मैं यहाँ एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, Q यानी कि आप कह सकते हैं विमुक्त ऊर्जा। ठीक है, और विमुक्त ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो डेल्टा E BF माइनस डेल्टा E BI। यानी कि ये क्या कह रहा है फॉर्मूला? तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक द्रव्यमान, किसकी बात कर रहा है? प्रारंभिक द्रव्यमान की बात कर रहा है। यानी कि जो आपको नाभिक दे रखा है, जिस नाभिक को आप तोड़ने जा रहे हो, तो पहले जो नाभिक है आपका, उस नाभिक का द्रव्यमान कितना है? और ये है आपका
अंतिम द्रव्यमान, इस रिएक्शन के अंदर अंतिम द्रव्यमान कितना है। समझ में आई बात। तो ये आपका जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये ई, अभी देखो सर पूछ रहे होंगे आपकी सर यहाँ तो आपने ई लिखा है प्रारंभिक द्रव्यमान। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि आप जब इसको लिखोगे तो यही तो लिखोगे भाई। वापस से देखो पीछे क्या लिखा आपने, एम एक्स माइनस एम वाई। तो देखो एक्स और वाई ये रहा, और एल्फा यानी ये रहा, तो वाई और एल्फा, तो ये हुआ आपका क्या, अंतिम द्रव्यमान। तो अंतिम द्रव्यमान ये रहा और प्रारंभिक द्रव्यमान ये रहा प्रारंभिक। इन दोनों का अंतर करके आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि प्रारंभिक द्रव्यमान की जो ऊर्जा है वो, और ये है आपके अंतिम द्रव्यमान की ऊर्जा, और इन दोनों का जो अंतर है उसे हम कहते हैं विमुक्त ऊर्जा। क्या कहते हैं, विमुक्त ऊर्जा कहते हैं। अभी इसका जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो अब एक बात और आप अच्छे से यहाँ नोट डाउन कर लें कि जो हमारा नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन को, नाभिकीय विखंडन को बोर तथा व्हीलर, क्या, नाभिकीय विखंडन को बोर तथा व्हीलर द्वारा प्रतिपादित नाभिकीय द्रव बूंद, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल से समझा जा सकता है। तो सर क्या समझना था, इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब बस इतना है कि अगर बाय चांस थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए कि आप नाभिकीय विखंडन को किस विधि से समझ सकते हैं, तो नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल जो है उसके माध्यम से आप नाभिकीय विखंडन को समझ सकते हैं। ठीक है सर, उससे तो समझ जाएंगे, लेकिन पहले आप तो समझाओ कि ये मॉडल है क्या। तो दोस्तों बेसिकली ये मॉडल कहता है कि आपके पास में एक नाभिक है, उस नाभिक के अंदर क्या करवाओ आप, न्यूट्रॉन का अवशोषण करवाओ। न्यूट्रॉन का अवशोषण करवाओगे तो वो उसके अंदर अगर ऐड होगा तो वो ऐड होकर के क्या करेगा, उसके चारों तरफ एक लेयर बनाता है। ठीक, फिर वो क्या होगा कि जो अंदर वाला नाभिक है वो धीरे धीरे टुकड़े करने की कोशिश करेगा, और कूलम बल के कारण वो दो भागों के अंदर टूट जाएगा। दो भागों में टूट गया तो दो भाग में टूटना ही तो विखंडन कहलाता है। तो वो क्या हो गया, विखंडित हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों को जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई भी नाभिक जो है वो मंद न्यूट्रॉनों के अवशोषण से प्राप्त होने वाली जो उत्तेजन ऊर्जा है उसके संगत अगर कार्तिक ऊर्जा से भी वो कम है, तो ऐसे न्यूट्रॉन फिर जो है विखंडित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते अभी समझा रहा हूँ। ये पॉइंट आप पहले लिख लो केवल कि यदि किसी नाभिक की मंद न्यूट्रॉनों के अवशोषण से प्राप्त उत्तेजन ऊर्जा संगत क्रांतिक ऊर्जा से कम हो तो
उनका ऐसे न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी नाभिक की मंद न्यूट्रॉनों के अवशोषण से प्राप्त होने वाली जो उत्तेजन ऊर्जा है वो उस नाभिक के क्रांतिक ऊर्जा से भी अगर कम है तो फिर वो जो है न्यूट्रॉन ऐसे उस नाभिक को विखंडित नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन, ताकि हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो सके, कि हमें ये समझ में आ सके कि हमें करना क्या है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसा, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा अब। और इसमें क्वेश्चन जो है बड़े बड़े ही आएंगे, तो मैं भी आपको एक बड़ा सा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट करिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 235 यूरेनियम नाभिक एक न्यूट्रॉन का अवशोषण, एक न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, एक न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, 236 यूरेनियम नाभिक निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में जो आपका 236 यूरेनियम है उसने नाभिक को प्राप्त आंतरिक ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है मास किसका, 235 यूरेनियम का, कितना दे रखा है, 235.0439 U, और आपके 236 का कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 236.0455 U, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 1.0086 U। ठीक है, और 1 U इज इक्वल टू कितना है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, हल करना है। ये क्या कह रहा है, पहले न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 235 यूरेनियम जो नाभिक है वो एक न्यूट्रॉन का क्या कर रहा है दोस्तों, अवशोषण कर रहा है। उसको अवशोषण करके बन क्या रहा है, तो 236 यूरेनियम नाभिक निर्मित कर रहा है। तो ये जो बना है इसको कितनी आंतरिक ऊर्जा मिली होगी, तो आंतरिक ऊर्जा कितनी मिली होगी, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों
कि जो आपका विराम द्रव्यमान है उसकी ऊर्जा से ही तो नाभिक में आंतरिक ऊर्जा के रूप में बदली गई होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इंटू सी स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास पहले कितना द्रव्यमान था, एम आई, प्रारंभिक रूप से द्रव्यमान कितना था, तो प्रारंभिक में कौन कौन थे, ये दोनों थे। तो आपका एम किसका, 235 यू का प्लस द्रव्यमान 1 न्यूट्रॉन का, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका मास कितना है 235, एक सेकेंड, ये 255 हो गया, 235.0439 प्लस कितना है 1.0086 और यू तो आएगा ही, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके 236.0525 यू। ऐसे ही आपके पास में हम इसका कर देते हैं पार्टिसिपेट, ये लो, और क्या आ जाएगा एम फाइनल। एम फाइनल में तो केवल ये एक ही है, तो इसका कितना है, जो भी है वो लिख लो, कितना है 236.0455 यू, ठीक है। एम इनिशियल भी है, एम फाइनल भी है अपने पास में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, यानी कि 236.0525 माइनस 236.0455 इंटू सी स्क्वायर, और u जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ, तो अभी इधर लिख दिया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये लो, अब इसको जो है मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये आ जाएगा इधर क्या, u इंटू सी स्क्वायर। अब देखो ये 236 माइनस 236.0525 है, और इधर है 0455, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.0070, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है भाई, हाँ, 0070 इंटू यू इंटू सी स्क्वायर कितना होता है, अरे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने खुद ने बोला है। बस अब इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा 236 यूरेनियम, उसको आंतरिक ऊर्जा कितनी मिली होगी, एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करने से 6.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, अरे एकदम अच्छे से समझ में आया ना। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए अभी हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, एक और क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन किसका है, तो वो है आपके एक विखंडन अभिक्रिया दे दी है इन्होंने पूरी, और उसके अंदर मुक्त ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि विखंडन अभिक्रिया, और विखंडन अभिक्रिया जो है वो आपके है ये वाली 235 यूरेनियम 92 प्लस 1 न्यूट्रॉन, दिस गिव्स टू यू 140 जिनॉन 54 इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, प्लस 94 स्ट्रोंशियम और 38 प्लस इसमें आ जाएंगे 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इस प्रोसेस में मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करो। समझ में आ गई बात।
विखंडन अभिक्रिया है हमारे पास में क्या दोस्तों, यूरेनियम है 235 प्लस एक न्यूट्रॉन उसमें अवशोषित हो रहा है, तो वो फिर बाद में विखंडित होकर के क्या बना रहा है 140 जिनॉन। फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा दोस्तों, एक बना रहा है आपके वो एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद में क्या बन जा रहा है दोस्तों 94 स्ट्रोंशियम और फिर 2 न्यूट्रॉन। तो आपको इस प्रोसेस के अंदर जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसका मान बताना है। तो मुक्त ऊर्जा के लिए अब हमारे पास लेकिन यहाँ पर इन सब के द्रव्यमान दिए हुए होने चाहिए, तो बिल्कुल आपको दे रखे हैं द्रव्यमान 235 यूरेनियम 92 का, तो हो जाएगा दोस्तों कितना 235.0439 U। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो एक न्यूट्रॉन का है 1.00867 U और आपके द्रव्यमान 140 जिनॉन का कितना दे रखा है, तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 139.9054 U और आपके स्ट्रोंशियम का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो स्ट्रोंशियम 9438 इसका द्रव्यमान दे रखा है 93.9063 U। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये दोस्तों आप लोगों को दे दिए गए हैं सबके अलग अलग द्रव्यमान। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Q निकालना है। और Q क्या होता है दोस्तों, कि पहले आप ये देखेंगे कि जो रिएक्शन पहले हो रही थी प्रारंभिक लेवल पर कितना द्रव्यमान था, यानी इसका और इसका द्रव्यमान, तो ये वाला और ये वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने नंबर डाल दिए। पहले हमारे काम आएंगे पहला और दूसरा द्रव्यमान, तो हम क्या कर देंगे, M किसका 235 U का, फिर प्लस M किसका एक न्यूट्रॉन का, फिर माइनस M 140 जिनॉन का, फिर माइनस M आपके 94 स्ट्रोंशियम का, और फिर माइनस आपके हो जाएगा 2 न्यूट्रॉन है तो आपके हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 2M आएगा इधर, एक सेकंड चेक कर लो, इधर देखो 140 और 94 ये इधर 3 आएगा भाई, ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये 3 हो गया, और ये M किसका, ये इन न्यूट्रॉनों का। समझ में आ गई बात। और इस पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, C² से। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यूज़ दे रखी है वो। सबसे पहले आ जाएगा 235.0439 प्लस एक न्यूट्रॉन का कितना है 1.00867 माइनस 140 वाले का कितना है 139.9054 माइनस 94 वाले का कितना है 93.9063 और माइनस 3 इंटू न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है 1.00867 और इन सब में से u जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा C²। तो ये क्या हो गया UC²। समझ में आ गई बात। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा जब आप है जो कैलकुलेशन खुद करेंगे, ठीक है, इसको कर लेना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.22353, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई UC² तो रिप्लेस हो जाएगा किससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बस इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 208 लगभग आएगा, इतना ही आंसर इसका। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। तो ये था दोस्तों आप लोगों के क्या नाभिकीय विखंडन। क्या था ये नाभिकीय विखंडन था ये आप लोगों के। ठीक है,
अब हमारे बचा क्या है, केवल नाभिकीय संलयन बचा है। नाभिकीय विखंडन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे लेवल से पूरा क्वेश्चंस के साथ में, थ्योरी के साथ में आपको समझा दिया है। अल्फा बीटा डीके क्या होते हैं ये चीज़ भी आपको समझा दी गई है। अब आपकी इच्छा है आप आराम से विमुक्त ऊर्जा के क्वेश्चन करने हैं तो करिए, जो करना है वो करते रहिए। अब आपके ऊपर है, जैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का करिए, बस आप तो अब जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में है वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है वीडियो को पहुँचाइएगा, और आप खुद लोग भी जो है दोस्तों इसको पढ़िएगा, अच्छे से पूरा नोट्स वगैरह बनाइए। आप सभी लोगों को पता है कि अब केवल और केवल इस चैप्टर में एक टॉपिक रहा है नाभिकीय संलयन, उसके बाद में ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, मतलब 2 या 3 वीडियोस और आएगी, और हमारे फिजिक्स का पूरा सिलेबस, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा, और आपके एग्ज़ाम से पहले 25 से 26 दिन पहले आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। धन्यवाद, प्यार इसी तरह बना रहे। बस आगे आप सभी लोगों के लिए मैं यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोगों ने जितने भी मेहनत करी है आपका सिलेक्शन हो, लेकिन ये आपको भी पता है दोस्तों कि सीट से ज़्यादा सिलेक्शन तो कैसे हो सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहे कि आप सभी लोग पूरा दम खम लगाए और अपनी जो है कामयाबी को हासिल करके रहे। धन्यवाद।